हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडू सेशन में। आज हम लोग साइंस के टॉपिक आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स के बारे में देखेंगे। तो आनुवंशिकता से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सभी को इसमें देखेंगे। तो ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखते हैं आनुवंशिकता क्या है। तो इसका जो ये महत्वपूर्ण नोट्स है, तो ये सभी पॉइंट्स में है। तो इसमें लगभग आपके जो है 30+ क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है आनुवंशिकता। सजीव के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशानुगत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जो जनरेशन चलते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो लक्षण पहुँचते हैं, तो उन्हीं के कारण जो लोग हैं एक दूसरे के कुछ ना कुछ समान होते हैं और उन्हीं के कारण जो है, जो जैसे बच्चे होते हैं तो वो उनके कुछ ना कुछ जो कैरेक्टर होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लक्षण ऐसे ही वंशानुगत होते रहते हैं। तो यही चीज़ जो है इसे ही कहते हैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता। तो आगे देखते हैं आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी कहलाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ये ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रुन नामक शहर के में ये पादरी थे। इन्हें आनुवंशिक यानी कि आनुवंशिकता का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये थे ऑस्ट्रेलिया के ब्रुन शहर में एक पादरी के रूप में थे। तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ये जो टॉप पॉइंट है एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे देखते हैं। इन्होंने उत्थान मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नता की वंशागत के लिए संकरण प्रयोग किए तथा उनका विस्तृत अध्ययन किया। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि पूछा जाए, जो मेंडल थे उन्होंने किस पौधे का सिलेक्शन किया था, वो है आनुवंशिकता के लिए। तो जब वंशागति के जो इन्होंने नियम दिए थे और जो उन्होंने प्रयोग किए थे, वो इन्होंने सबसे पहले प्रयोग जो है मटर पर ही किए थे। तो मटर का जो पौधा था उस पर इन्होंने प्रयोग किए थे और इन्होंने 7 लक्षणों को ध्यान में रखकर जो है इनका प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम हैं। तो इन्होंने प्रयोग जब किए थे तो उनके कुछ नियम दिए थे। तो सबसे पहला है प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा है पृथक्करण का नियम, इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो इसे जो कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आगे का पॉइंट देखते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। जो भी लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो वो लक्षण जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं उनके द्वारा जो है लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए जाते हैं। आगे देखते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं तो होता क्या है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम बाल्डियर ने प्रस्तुत किया था। तो क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र का जो नाम है, गुणसूत्र नाम है, तो उसे बाल्डियर ने 1888 में इसे प्रस्तुत किया था। आगे का पॉइंट देखते हैं। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं जीन कहलाते हैं। तो जिनके द्वारा जो लक्षण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो वो जो है वो जीन कहलाती हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। तो ये पॉइंट जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही पॉइंट्स को क्वेश्चन में बना के रख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो जीन जीवों की शरीर की आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई हैं। और आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर होती है। यानी कि जो संख्या होती है क्रोमोसोम की वो क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है और वही संख्या जो है हमेशा रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। जो क्रोमोसोम होते हैं उनके नंबर जो होते हैं वो एक कांस्टेंट होते हैं, यानी कि
कोई भी कंडीशन आने पर उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यदि म्यूटेशन की क्रिया द्वारा, ये जो म्यूटेशन की क्रिया होती है तो उसके द्वारा यदि क्रोमोसोम के नंबर में परिवर्तन किया जा रहा है या किसी अन्य कारण से क्रोमोसोम्स के नंबर में परिवर्तन हो जाता है तो उससे जो है कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी जीव में डीएनए में विद्यमान समस्त जीनोम का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। आगे देखते हैं, प्लेवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकक्लिंटोक ने किया था। जो जंपिंग जीन है उसे बारबरा मैकक्लिंटोक ने इसका जो है प्रतिपादन किया था और ये जो है ये मक्के के पौधे में इन्होंने सर्वप्रथम इसको खोजा था। इस खोज के लिए इन्होंने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे में अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे स्पॉट्स जो हैं वो पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे का पॉइंट देखते हैं, जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, जो जीव होते हैं उनमें दो प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। एक होता है डीएनए और आरएनए। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो होता है 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें नाइट्रोजनी बेस के अंतर्गत जो है प्यूरिन एवं पिरिमिडीन आता है, पेंटोज शुगर तथा फॉस्फेट। तो ये जो है इनसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनता है। तो प्यूरिन बेस में इसमें एडेनिन तथा ग्वानिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। पिरिमिडीन बेस जो होता है आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है। आगे देखते हैं, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थायमीन होते हैं। तो डीएनए में जो क्या होता है ये थायमीन होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस तथा आरएनए में जो है राइबोस शर्करा पाई जाती है। ये इस प्रकार से इसमें शर्कराएं पाई जाती हैं। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF लिंकिस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। जो डीएनए की खोज है वो रियली 1869 में स्विस रसायन शास्त्री जो फ्रेडरिक मिशर थे उन्होंने इसकी खोज की थी। आगे का पॉइंट देखते हैं, समांतर डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। जो डीएनए से आरएनए जो कॉपी बनती है उस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है जाने वाला पॉइंट है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। यह क्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे तो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, बट जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेते हैं। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है ये भाग लेते हैं। आगे देखते हैं, एक्स-रे तकनीकी व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो डीएनए जो होता है वो एक आनुवंशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी
आनुवंशिकता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को देखा। यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी लोगों को अच्छी लग रही है, लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, ताकि इससे हम और भी नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।